गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज अगला लेसन पढ़ेंगे मानव संसाधन। मानव संसाधन। अब देखो इसमें मानव संसाधन मैंने बताया। अब संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? संसाधन का अर्थ है जो भी अपने आसपास चारों तरफ जो भी अपने उपयोग की वस्तुएं हैं उन्हें अपन संसाधन कहेंगे। जैसे मनुष्य को भी एक संसाधन माना है क्योंकि मनुष्य ही इनका उपयोग करता है किसी भी चीज का। जैसे प्रकृति में अनेक प्रकार के संसाधन छुपे हुए हैं या यूं समझ लो पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक मनुष्य उनको अपने उपयोगी नहीं बनाता उनको संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन वही चीज है जैसे अब खान में कोई भी खनिज पड़ा है या जैसे यूं समझ लो कोयला है, कोयला खान में पड़ा हुआ है, नीचे पृथ्वी के अंदर कोयला दबा हुआ है, लेकिन वो संसाधन कब बनेगा? जब मनुष्य ने उसका उपयोग करना सीखा। तो कोई भी वस्तु अपने आसपास, जैसे ये फर्नीचर है ये भी संसाधन है, ये बिल्डिंग है ये भी संसाधन है, ठीक है, पंखे हैं, जो भी जितने भी अपने आसपास जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो संसाधन है। जैसे अब मनुष्य भी इसी प्रकार से संसाधन है कि नई नई चीजों की वो खोज करके अपने उपयोग के लिए उनको ज्यादा सुलभ जीवन बनाता है। अब इन संसाधनों की खोज मनुष्य तो करता है। धीरे धीरे मनुष्य, जैसे अब विज्ञान का विकास हो रहा है तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे देखो प्राचीन काल में आप देखते हो विद्युत कार्य का इतना विकास नहीं था, तो जैसे हर काम हाथों से करना पड़ता था, लेकिन अब मनुष्य ने इस प्रकार से जैसे इसका तकनीक का विकास कर लिया जिससे हर चीज बिजली से होने लग गई या ऊर्जा से होने लग गई, आप यूँ कह सकते हो। तो अपना जीवन हर चीज मशीनों से होने लगी। कपड़े धुलने हैं तो मशीनों से धुल जाएंगे, सफाई वगैरह भी मशीनों से होने लगी, ठीक है। तो कोई भी काम करना आसान हो, तो इसीलिए मानव को भी संसाधन कहा गया है। अब संसाधन किसे कहेंगे? जो भी अपने उपयोग की वस्तु है उसको संसाधन है, ठीक है। अपने आसपास जितने भी अपने उपयोग की वस्तुएं हैं वो संसाधन है। आप देखो अभी इसमें मानव संसाधन में अपन पढ़ेंगे कि जैसे जनसंख्या, अब मनुष्य है उसको भी एक संसाधन माना है। मनुष्य का वितरण, अब जनसंख्या किसे कहते हैं? लोगों कोई तो जनसंख्या कहा जाता है। अब कहीं पे अधिक जनसंख्या रहती है, कहीं पे कम जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो ये भी उन संसाधनों के कारण ही इसका वितरण, घनत्व, जनसंख्या का संगठन या अलग अलग प्रकार का अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। इन्हीं सब चीजों का अपन अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या का वितरण कहीं अधिक कहीं कम क्यों है। अपनी जनसंख्या किन्हीं देशों की बहुत कम है, किन्हीं देशों की बहुत अधिक है, जैसे अपने यहाँ भारत की अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। देखो उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आ गया समझ में? ये पैराग्राफ समझ आपने पढ़ा तो क्या समझ में आया कि लोगों का मानव एक संसाधन है, यह तो आ गया समझ में। उसके बाद इसका वितरण कम और ज्यादा क्यों है, ये तीन कारक इसमें या मुख्य बताए हैं। शिक्षा, जैसे शिक्षा के द्वारा कोई अधिक शिक्षित है कोई कम शिक्षित है। अधिक शिक्षित है वो अच्छा रोजगार उपलब्ध हो जाता है उसको, कम शिक्षित है वो कम, तो उसकी आर्थिक स्थिति लिए उसमें अंतर आ जाता है ना। तो देखो शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग। अब देखो शैक्षिक स्तर, दूसरा है आयु और तीसरा है लिंग। अब देखो इनका अध्ययन हम आगे भी करेंगे अपने लेसन में। अब शैक्षिक स्तर के आधार पर मानव संसाधन अलग अलग क्यों पाया जाता है? देखो इसमें शैक्षिक स्तर अपन कह देते हैं कि केरल की साक्षरता दर 7% है,
कहते हैं ना, ये अपने भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जैसे राजस्थान में कोटा की साक्षरता दर अधिक है। तो शैक्षिक स्तर का मतलब है कि शिक्षा के द्वारा अब मनुष्य मानव एक संसाधन है, वही तो सब चीजों का उपयोग करता न सीखता है। तो वो शैक्षिक स्तर के द्वारा कोई मनुष्य कम पढ़ा लिखा है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऑफिसर है, कोई नेता है, कोई बिजनेसमैन है, तो सारे वर्ग उसके शैक्षिक स्तर के आधार पे होते हैं। इसी प्रकार से आयु में देखो किन्हीं स्थानों पर अपन कह देते हैं कि आयु वर्ग अपन ने पहले भी पढ़ा होगा कि 0 से 14 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष से 60 या 65 मान सकते हो वर्ष, और 60 वर्ष से ऊपर, ठीक है। अब ये 3 वर्ग में जनसंख्या को मुख्यतः बांटा जाता है किसी भी जगह की जनसंख्या। अब अपन ये कह देते हैं कि अपने यहाँ बाल वर्ग जनसंख्या अधिक है या वृद्ध अधिक है, या ये इसको बोलते हैं व्यस्त वर्ग। आगे अपन करेंगे व्यस्त वर्ग, ये बाल वर्ग आयु के आधार पे है ना, और ये वृद्ध वर्ग। अब जो ये व्यस्त वर्ग है ना, ये कार्यशील जनसंख्या में आता है, क्योंकि 15 वर्ष से और 60 वर्ष तक ही सही उम्र होती है कोई भी काम करने की, कोई भी चीज सीखने की, कोई भी नया उत्पाद करने की, ठीक है ना। ये वर्ग दोनों इस पे डिपेंड रहते हैं। तो जहां पर यह 15 से 60 वर्ष के बीच की जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, वहां पर मानव संसाधन विकसित होगा, वहां पर ये सारे विकास अधिक होंगे, क्योंकि क्रियाशील जनसंख्या, अब देखो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा भी कोई काम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता ना, उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है व्यक्ति, तो जैसे रिटायर कर देते हैं ना सरकार, रिटायर इसीलिए करती है कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। तो कार्यशील जनसंख्या ये है। अब जहां जिन भी देशों में यह जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, वो ये देश हो ज्यादा विकास करते हैं, ठीक है। वो आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, कि वहां पर लिंग अनुपात कितना है, लड़कियों की संख्या अधिक है, या आप कह सकते हो महिलाओं की संख्या अधिक है, या पुरुषों की संख्या अधिक है। अब कई देशों में जैसे जो जितने पिछड़े हुए होंगे विकसित राष्ट्र हैं, उनमें लड़के और लड़कियों को समानता का अधिकार दिया जाता है। अब अपने यहाँ भी जैसे कानून बना रखा है, लेकिन उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अपने यहाँ लिंग अनुपात फिर भी कम पाया जाता है। अब जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक, जैसे उनकी समझ में आ गया कि ये जो पृथ्वी पर जो मानव है, ये इसके दोनों ही रूप, महिला और पुरुष दो ही तो कैटेगरी है इनमें, तो दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने होने चाहिए। ये नहीं है कि अकेले पुरुष भी विकास नहीं कर सकते किसी भी चीज का और अकेला महिला। तो महिला और पुरुषों की संख्या जहां पर समान होगी या इनका अंतर जितना कम होगा, उतना ही वो राष्ट्र विकसित होगा, ठीक है ना। आगे समझ में, अब ये 3 पॉइंट आए हैं, ये मैंने समझा दिए हैं। अब उसके बाद में देखो आगे, देखो ये उदाहरण देके तुमने समझा भी रखा है इस बुक में। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। ये अलग अलग लोग कह रहे हैं अपने वार्तालाप में। अब देखो आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। अब ये इस टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये बता रहे हैं कि जैसे लोगों का तो हमें क्या पता, वो अपनी कक्षा में बता रहा है, वो अपने गांव में बता रहा है, ठीक है। अब विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे, ये इनका वार्तालाप है। वार्तालाप से क्या मतलब है कि मानव संसाधन है या मनुष्य पृथ्वी पर असमान रूप से क्यों रहता है, कहीं पे अधिक कहीं पे कम क्यों रहता है, तो इसके कारण है कुछ, वो अपन आगे पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण में। देखो अगला है अपना पॉइंट, जनसंख्या का वितरण। अब वितरण से क्या मतलब है कि कहां पर कितने लोग निवास करते हैं। जैसे अपने भारत की जनसंख्या कितनी है,
लगभग 2011 के अनुसार हैं 121 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग लगभग किलोमीटर, ठीक है ना। अब इतने क्षेत्र में इतने लोग निवास करते हैं, इस वितरण का मतलब यही तो है। अब इसमें भी अपन कह देंगे कि कहीं पे जैसे जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है भारत में? नहीं, जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, मतलब यहाँ लगभग 16-16.5% जनसंख्या है, ठीक है ना, टोटल की। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में ही अधिक जनसंख्या क्यों है? सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है ये सिक्किम, ठीक है। अब ये सबसे कम जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या, तो ये वितरण ही तो हुआ। टोटल जनसंख्या तो 121 करोड़ है पूरे भारत में। अब कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। पहले 29 हो गए थे, लेकिन 29वां राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश का भाग तेलंगाना। अब तेलंगाना बन गया। उसके बाद में पिछली बार ये मोदी ने जो जम्मू कश्मीर राज्य था ना, उसके भी 2 भाग कर दिए, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, वो राज्य नहीं, ठीक है ना। तो अब 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद रखना। 9 के भी अब सुनने में आ रहा है 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। जो दमन द्वीप था ना, दमन द्वीप, और उनको 1 कर दिया, एक उसमें कौन सा मिला दिया, छोटे छोटे। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। अब आ गया समझ में? 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर निवास करती है। अब देखो, जो उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध का तो पता होगा, विश्व के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं, तुझे गोलार्ध का नहीं पता? मैंने कितनी बार बताया है, जैसे यह पूरी पृथ्वी, अपन पूरी पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं तो पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं, और तुम्हारे इस बुक में पूरे विश्व का ही अध्ययन है, हर चीज में, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो ऊर्जा संसाधन हो, कोई भी। इसी प्रकार से मानो अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग अपने अध्ययन के लिए 2 भाग कर रखे हैं। इस 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यह इसको 2 भागों में बांट के विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब ये है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ये पृथ्वी के 2 भाग अपने अपने अध्ययन के लिए कर रखे हैं। विभिन्न प्रकार की जो 2 प्रकार की रेखाएं, ये अक्षांश हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर हैं। ये 6 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो ये भाग उत्तर की तरफ ऊपर की ओर जाएंगे, चारों दिशाओं का तो पता होगा मैप में, है पता है? जैसे ये समझ लो, ये पूरा मैप है, इसमें दिशाएं किधर किधर होंगी, खड़ा होगा। जैसे ये समझ लो, ये बोर्ड एक मैप है, मैप लगा दिया मैंने, तो इसमें दिशाएं किधर होंगी? उत्तर किधर होगा? ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर बोल, कंफ्यूज हो रहा है? इधर होगा पूर्व और इधर होगा पश्चिम। ये हमेशा ध्यान रखना, मैप में यही चारों दिशाएं होती हैं। कोई भी मैप हो, सबसे ऊपरी सिरे पे उत्तर, ये नीचे दक्षिण, इधर राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ठीक है। ये दिशाएं होती हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी पर विश्व का मैप लेंगे तो भी यही होगी दिशाएं।
चाहे आप इंडिया का ले लो चाहे आप राजस्थान का ले लो, दिशा यही है। अब ध्यान रहेगा ना, बैठ जाओ। अब इसमें अपन ने अध्ययन के लिए दो गोलार्ध में बांट रखा है। अब ये जो विषुवत रेखा है पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री की, इसके ऊपर के भाग को तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का भाग कितना, या 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पोल है ये नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, ध्रुव जिसे बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। आगे समझ में गोलार्ध क्या होते हैं, ठीक है। अब जो देश हैं वो जो दक्षिण में पड़ते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएंगे, जो उत्तर में पड़ते हैं वो उत्तरी गोलार्ध आ जाएंगे। अब अपना तू बता, अपना भारत है वो कौन से महाद्वीप का भाग है? अपन ने पहले लेसन में पढ़ा था ना ये, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? 7th में भी है तुम्हारे ये। अपना भारत यहाँ स्थित है, ठीक है ना। और कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? देख, एशिया, एशिया के ऊपर एशिया महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है। अब जो 6 महाद्वीप हैं उन पे जनसंख्या रहती है, वो एक तो ध्रुव के पास है, उस पे नहीं रहती है। अब देख, जो ये एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप का ही भाग है अपना भारत, उसके साथ मिलता हुआ यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में से तीनों रेखा गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में है। अब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका का कुछ भाग ये पड़ता है, ठीक है। और अब मैं ये बताना चाह रही थी गोलार्ध के द्वारा कि अपन ने पढ़ा ना 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर रहती है। तो क्यों रहती है? क्योंकि कहीं पे पहाड़ ज्यादा है, कहीं पे मैदानी जो क्षेत्र है उनमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो अब जो अपना ये उत्तरी गोलार्ध है इसमें स्थलीय भाग अधिक है और जलीय भाग कम है। स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप, और जलीय भाग को महासागर, ठीक है। और 7 बड़े महाद्वीप हैं और 4 बड़े महासागर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थल का भाग अधिक है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में जल का भाग अधिक है। तो जनसंख्या भी उत्तरी गोलार्ध में अधिक निवास करती है, ठीक है। अब इसके बाद में ठीक है, ये और अपन कल पढ़ेंगे इसमें।